नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज हम साथ के पढ़ने वाले हैं NCERT की द लिविंग वर्ड चैप्टर। अगर आप नीट या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसे बिल्कुल सिंपल और पीसफुल तरीके से समझेंगे बिना किसी टेंशन के। मैं जानता हूं कि बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, लेकिन डोंट वरी, आज हम सब कुछ इतने आराम से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा जैसे कोई दोस्त बैठकर समझा रहा है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर क्यों इतना क्रूशियल है। नीट में हर साल द लिविंग वर्ड से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी ये चैप्टर से एक मेजर क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आसानी से 10 से 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, रोट लर्निंग नहीं। एक बार समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ जिंदा है तो हमारा क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल लगता है, लेकिन साइंटिफिकली इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी के अनुसार जीवित चीजों में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग से अलग करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब मैं इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि नीट और बोर्ड्स में इनसे क्या पूछा जाता है। ग्रोथ के बारे में सोचिए, एक छोटा सा प्लांट कैसे बड़ा होकर ट्री बन जाता है। ये सिर्फ साइज बढ़ना ही नहीं है बल्कि सेल्स की संख्या भी बढ़ती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो नीट में फ्रीक्वेंटली आता है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं? जी हाँ, माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, क्रिस्टल्स भी ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इंटरनल होती है, यानी सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ एक्सटर्नल एडिशन से होती है, जैसे माउंटेन पर सॉइल एक्यूमुलेट होती जाती है। बोर्ड एग्जाम वर्डिंग हिंट। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये लाइन बिल्कुल वैसे ही लिखिए जैसे एनसीईआरटी में है। बोर्ड एग्जाम्स में ये डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। ग्रोथ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ लॉन्ग होती रहती है, लेकिन एनिमल्स में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ये भी नीट में पूछा जा सकता है। प्लांट्स को इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, एनिमल्स को डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। क्या सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं? आंसर है नहीं। म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर भी वे लिविंग हैं। स्टीराइल वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन लिविंग है। कुछ प्लांट्स भी स्टीराइल होते हैं, जैसे सीडलेस ग्रेप्स। इसलिए रिप्रोडक्शन एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्विक नीट रिकॉल। नीट में अक्सर पूछते हैं कि स्टीराइल वर्कर बीज लिविंग हैं या नहीं। आंसर है हाँ, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये ट्रिक क्वेश्चन है जो बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी जानना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। ये भी नीट में पूछा जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये सभी केमिकल रिएक्शंस का सम है जो बॉडी में होती हैं। ये बहुत क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, बिना एक्सेप्शन के। मेटाबॉलिज्म में 2 मेन प्रोसेसेस हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर सिंपल बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एटीपी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनना, ग्लूकोज से स्टार्च बनना। रियल लाइफ एनालॉजी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए सोचिए कि आपका बॉडी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स आते हैं, ये हमारा फूड है। प्रोसेसिंग होती है, ये हमारा डाइजेशन है। प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हमारे बॉडी प्रोटीन्स, फैट्स हैं। एनर्जी रिलीज होती है, ये हमारी एटीपी है। वेस्ट निकलता है, ये हमारा यूरिन, CO2 है। बिल्कुल यही हमारे बॉडी में होता है। ये एनालॉजी बोर्ड एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये कभी रुकती नहीं, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। अगर मेटाबॉलिज्म रुक जाए तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ये भी नीट में पूछा जा सकता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी क्लियरली बताता है कि सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है। सभी लिविंग थिंग्स सेल से बनी होती हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हों जैसे बैक्टीरिया, अमीबा,
या मल्टी सेल्यूलर हों जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायरसेस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाते, इसीलिए वे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हैं। वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं क्योंकि वे सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम वर्डिंग हिंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बोर्ड एग्जाम में ये लाइन फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। साथ ही ये भी लिखिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स भी समझना जरूरी है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये हायरार्की भी नीट में पूछी जाती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी एक क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को सेंस करके रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिस्पॉन्स इमीडिएट हो सकती है, जैसे आंख में लाइट पड़ने पर प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट होना, या डिलेड हो सकती है, जैसे प्लांट्स का सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग करना। प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होती है, हालांकि वो एनिमल्स जितनी फास्ट नहीं होती। प्लांट्स लाइट की डायरेक्शन में बेंड करते हैं, ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, ये ग्रेविटोट्रॉपिज्म है। टच के रिस्पॉन्स में भी प्लांट्स रिएक्ट करते हैं, जैसे मिमोसा प्लांट के लीव्स टच करने पर फोल्ड हो जाते हैं। एनिमल्स में रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होती है। डेंजर को सेंस करके भागना, फूड स्मेल करके उसकी तरफ जाना, टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज करना, ये सब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के एग्जाम्पल्स हैं। क्विक नीट रिकॉल, नीट में अक्सर पूछते हैं कि प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होती है या नहीं। आंसर है हाँ, लेकिन एनिमल्स से स्लोअर होती है क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। अब आते हैं डाइवर्सिटी की बात पर। हमारी अर्थ पर लगभग 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं और ये सिर्फ डिस्कवर्ड वंस हैं। एक्चुअली में तो साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि टोटल स्पीशीज की संख्या 10 मिलियन से 15 मिलियन के बीच हो सकती है। ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि अगर हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। डाइवर्सिटी को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सिर्फ इंसेक्ट्स की ही 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं, प्लांट्स की 3 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं, बैक्टीरिया और फंगाई की भी हजारों स्पीशीज हैं। ओशन में तो अभी भी नई स्पीशीज डिस्कवर हो रही हैं। ये डाइवर्सिटी इतनी अमेजिंग है कि साइंटिस्ट को लगता है कि हमने अभी तक टोटल बायोडाइवर्सिटी का सिर्फ 10 से 20% ही डिस्कवर किया है। इसीलिए हमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की जरूरत पड़ी। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ये साइंस है जो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करती है। सिस्टमैटिक्स में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी स्टडी करते हैं। ये ब्रॉडर फील्ड है जो टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड करती है। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच डिफरेंस को समझना जरूरी है। टैक्सोनॉमी सिर्फ क्लासिफिकेशन और नेमिंग तक लिमिटेड है। सिस्टमैटिक्स में फाइलोजेनी भी स्टडी करते हैं, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं। कैरोलस लीनियस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। उन्होंने 1858 में हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया। ये सिस्टम आज भी यूज होता है वर्ल्ड वाइड। लीनियस ने सिस्टमा नेचुरा नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स दिए थे। क्लासिफिकेशन की हायरार्की को समझते हैं। सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और सबसे छोटी स्पीशीज। इसे याद रखने के लिए एक फेमस ट्रिक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ये मेमोनिक डिवाइस बहुत हेल्पफुल है। रियल लाइफ एनालॉजी को समझने के लिए सोचिए कि आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले आप फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स में डिवाइड करते हैं, फिर फैमिली के अंदर इमीडिएट फैमिली और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के अंदर स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है टैक्सोनॉमी में। बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते जाते हैं और सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम होती जाती है, लेकिन सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है। किंगडम लेवल पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज लेवल पर मिनिमम डाइवर्सिटी लेकिन मैक्सिमम सिमिलैरिटी। क्विक नीट रिकॉल, नीट में अक्सर पूछते हैं कि कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। आंसर है किंगडम लेवल पर। और कौन सी कैटेगरी में मैक्सिमम सिमिलैरिटी होती है? आंसर है स्पीसीज लेवल पर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत क्रूशियल है। हर साल इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म को 2 नेम्स दिए जाते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट।
ये सिस्टम कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फायदे समझना भी जरूरी है। पहला फायदा यह है कि वर्ल्ड वाइड सेम नेम होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे मैंगो को इंडिया में आम कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो, लेकिन साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका वर्ल्ड वाइड सेम है। दूसरा फायदा यह है कि साइंटिफिक नेम से ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज का आइडिया मिल जाता है। तीसरा फायदा यह है कि क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर ईयर पूछे जाते हैं। रूल नंबर 1, साइंटिफिक नेम में 2 पार्ट्स होते हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, स्पीसीज का पूरा नेम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल नंबर 2, साइंटिफिक नेम्स हमेशा लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज का वर्ड यूज करना हो तो उसे लैटिनाइज करना पड़ता है। ये रूल इसलिए है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसमें चेंजेस नहीं होते। रूल नंबर 3, प्रिंटेड टेक्स्ट में साइंटिफिक नेम्स इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, हैंड रिटन में अंडरलाइन करते हैं। ये फॉर्मेटिंग रूल है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। रूल नंबर 4, ऑथर का नेम साइंटिफिक नेम के बाद लिखा जाता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका एल, यहाँ एल का मतलब लिनेयस है। ये ऑप्शनल है लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इंक्लूड करते हैं। बोर्ड एग्जाम वर्डिंग हिंट, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। The first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet। ये लाइन बिल्कुल वैसी ही लिखी है। रूल नंबर 5, अगर जीनस नेम पहले मेंशन हो चुका है तो दोबारा लिखते समय सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं। जैसे पहले होमो सेपियंस लिखा, फिर एच सेपियंस लिख सकते हैं। ये कन्वीनियंस के लिए है। रूल नंबर 6, साइंटिफिक नेम हमेशा नाउन होना चाहिए या नाउन के जैसे ट्रीट करना चाहिए, एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। रूल नंबर 7, सेम जीनस में सेम स्पीशीज नेम रिपीट नहीं हो सकता, हर स्पीशीज का यूनिक नेम होना चाहिए। क्विक नीट रिकॉल, नीट में अक्सर गलत रिटन साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा करेक्ट है। कॉमन मिस्टेक्स हैं जीनस स्मॉल लेटर में लिखना, स्पीशीज कैपिटल लेटर में लिखना, इटैलिक्स नहीं करना। इन सबको ध्यान से चेक करिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, होमो सेपियंस ह्यूमन, पैंथेरा लियो लायन, अजादिराक्टा इंडिका नीम, ओराइजा सटाइवा राइस, ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट। इन सभी में पैटर्न सेम है, जीनस कैपिटल, स्पीशीज स्मॉल, इटैलिक्स में। रियल लाइफ एनालॉजी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझने के लिए सोचिए कि आपका पूरा नाम कैसे काम करता है। आपका सरनेम आपकी फैमिली बताता है, फर्स्ट नेम आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जीनस फैमिली बताता है स्पीशीज, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। पैंथेरा लियो और पैंथेरा ट्राइगस दोनों सेम जीनस के हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशीज। टैक्सोनॉमी में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो नीट में पूछी जाती हैं। टैक्सॉन का मतलब है कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ये सिंगुलर फॉर्म है। टैक्सा इसका प्लूरल है, जैसे मैमल्स एक टैक्सॉन है, बर्ड्स एक टैक्सॉन है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं। किंगडम लेवल पर मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन मिनिमम सिमिलैरिटी। स्पीशीज लेवल पर मिनिमम ऑर्गेनिजम्स लेकिन मैक्सिमम सिमिलैरिटी। स्पीशीज कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। ये नीट और बोर्ड्स दोनों में पूछी जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार स्पीशीज उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहलाता है। बोर्ड एग्जाम वर्डिंग हिंट, species is a group of actually or potentially interbreeding populations which are reproductively isolated from other such groups। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। स्पीशीज कॉन्सेप्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हॉर्स और डोंकी मेट कर सकते हैं और म्यूल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन म्यूल स्टेराइल होता है, इसलिए हॉर्स और डोंकी डिफरेंट स्पीशीज हैं। ये एग्जाम्पल नीट में आ सकता है। म्यूजियम और हर्बेरियम के बारे में भी जानना चाहिए। म्यूजियम में प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस रखे जाते हैं स्टडी के लिए। यहाँ एनिमल्स को फॉर्मेल्डिहाइड में प्रिजर्व करते हैं। हर्बेरियम में ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट्स रखे जाते हैं। प्लांट्स को प्रॉपर्ली ड्राई करके स्पेशल शीट्स पर माउंट करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कोलकाता में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। यहाँ लगभग 2.5 मिलियन स्पेसिमेंस हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम पेरिस में है, म्यूजियम नेशनल डे हिस्टोरी नेचुरल। बोटेनिकल गार्डन्स भी टैक्सोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ लिविंग प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है रिसर्च और एजुकेशन के लिए। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग, क्यू गार्डन्स लंदन। इंडिया में इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, लाल बाग बेंगलोर फेमस हैं। क्विक नीट रिकॉल, नीट में पूछा जा सकता है कि हर्बेरियम स्पेसिमेंस को कैसे प्रिजर्व करते हैं।
आंसर है ड्राइंग, प्रेसिंग, माउंटिंग ऑन शीट्स और प्रॉपर लेबलिंग। ये प्रोसेस बहुत केयरफुल करनी पड़ती है। जूलॉजिकल पार्क्स भी टेक्सोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर कंडीशंस में रखा जाता है। कंजर्वेशन और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। फेमस जूज हैं सैन डिएगो जू, सिंगापुर जू। इंडिया में मैसूर जू, दिल्ली जू फेमस हैं। की और मोनोग्राफ के बारे में भी जानना चाहिए। टैक्सोनॉमिक की एक टूल है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जहां कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ये डाइकोटोमस की भी कहलाती है क्योंकि हर स्टेप में 2 ऑप्शंस होते हैं। मोनोग्राफ किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप की डिटेल्ड स्टडी होती है। इसमें उस ग्रुप के सभी नोन स्पीशीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ। फ्लोरा और फौना के टर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं। फ्लोरा किसी एरिया के सभी प्लांट्स को रेफर करता है, फौना सभी एनिमल्स को, जैसे इंडियन फ्लोरा, इंडियन फौना। ये टर्म्स ज्योग्राफिकल स्टडीज में यूज होती हैं। अब बात करते हैं कि ये सब नीट और बोर्ड्स में कैसे आता है। नीट में टैक्सोनॉमी से यूजुअली 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली बायनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स, क्लासिफिकेशन हिरार्की, डेफिनेशंस और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव आंसर ज्यादा आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में लिखना पड़ता है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ लिखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट में फ्रीक्वेंटली चेक होते हैं। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के सभी रूल्स, टैक्सोनॉमिक हिरार्की का करेक्ट ऑर्डर, स्पीशीज डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सेप्शंस, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का डिफरेंस, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस और रूल्स, स्पीशीज कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स, सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की डेफिनेशन। रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी समझना जरूरी है। टैक्सोनॉमी का यूज मेडिसिन में होता है। नई ड्रग्स डिस्कवर करने के लिए प्लांट्स की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। एग्रीकल्चर में क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए वाइल्ड रिलेटिव्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। कंजर्वेशन में एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रॉपरली क्लासिफाई करना जरूरी होता है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी यूज होती हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाते हैं जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो करती हैं। ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी को सपोर्ट करता है और कभी-कभी करेक्शंस भी सजेस्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज को प्रॉपरली क्लासिफाई करके ही हम बायोडाइवर्सिटी को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी टैक्सोनॉमी पर बेस्ड होती हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि कौन सी स्पीशीज हैं तो उन्हें कंजर्व कैसे करेंगे। अब करते हैं क्विक रिकैप। आज हमने डिटेल में सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हर कैरेक्टरिस्टिक के एक्सेप्शंस भी हैं जो नीट में पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का यूज करते हैं। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन और नेमिंग तक लिमिटेड है। सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी स्टडी करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीनस कैपिटल, स्पीशीज स्मॉल, लैटिन नेम्स इटैलिक्स या अंडरलाइन, ऑथर नेम ऑप्शनल। क्लासिफिकेशन हायरार्की है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज डेफिनेशन बहुत क्रूशल है। वे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। म्यूजियम, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं। नीट और बोर्ड्स में ये चैप्टर से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। रूल्स और डेफिनेशंस को एग्जैक्ट वर्ड्स में याद करना जरूरी है। अब शुरू करते हैं हमारा 5 मिनट पीसफुल रिवीजन सेशन। आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें बंद करिए और मेरे साथ रिपीट करिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स: ग्रोथ यानी इंक्रीज इन मास एंड नंबर, रिप्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मेटाबॉलिज्म यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यानी मेड अप ऑफ सेल्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी रिएक्टिंग टू एनवायरनमेंट। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स: जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट, स्पीशीज स्मॉल लेटर्स में, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज इटैलिक्स में प्रिंट करना या अंडरलाइन करना, ऑथर नेम ऑप्शनल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्लासिफिकेशन हायरार्की, किंगडम सबसे बड़ी, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सबसे छोटी। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ये निमोनिक यूज करिए। स्पीशीज डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है। NCERT की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को एग्जैक्ट वर्ड्स में याद करिए। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। The first word represents genus, second represents specific epithet. Taxonomy और systematics का difference. Taxonomy सिर्फ classification, identification, nomenclature. Systematics में evolutionary relationships भी study करते हैं. Museum में preserved specimens, herbarium में dried plants, botanical gardens में living plants maintain करते हैं. Zoological parks में animals को natural conditions में रखते हैं. नीट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, वायरस की नेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑर्डर, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस, मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस। बोर्ड एग्जाम टिप्स, डेफिनेशंस एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखिए, एग्जाम्पल जरूर दीजिए, डायग्राम्स बनाइए जहां पॉसिबल हो, NCERT लैंग्वेज यूज करिए। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, मेडिसिन में ड्रग डिस्कवरी, एग्रीकल्चर में क्रॉप इंप्रूवमेंट, कंजर्वेशन में स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट। मॉडर्न टेक्निक्स, DNA सीक्वेंसिंग, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी स्टडीज। ये था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और पीसफुल रिवीजन सेशन। आज की स्टडी सेशन बहुत प्रोडक्टिव रही है। आपने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कंप्लीट डेप्थ में समझ लिया है। ये चैप्टर बायोलॉजी की फाउंडेशन है, इसलिए इसे स्ट्रांग रखिए। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, NCERT को बार बार रीड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। नीट और बोर्ड्स में ये चैप्टर से अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स और क्लासिफिकेशन हायरार्की को परफेक्ट करना। स्पीसीज डेफिनेशन भी बहुत क्रूशियल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिए। आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपकी तैयारी एक्सीलेंट हो, आपको अच्छे मार्क्स मिले, यही मेरी हार्टफेल्ट शुभकामना है। बायोलॉजी एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इसे एंजॉय करिए। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली एक्साइटिंग सेशन में।